हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्या अपना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो कि अपना पेपर सेकंड है एनटीए नेट का, ठीक है, उसमें यूनिट नंबर 7। तो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आप सभी ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, और इस चैनल को, यूट्यूब के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो पाए, ठीक है। चलिए आज हम करेंगे क्या, बैंकिंग, जो हमारे बेसिक हैं, बैंकिंग के बेसिक्स क्या हैं वो करेंगे डिस्कस। इसमें लगभग हम स्ट्रक्चर से पहले का, मतलब बैंकिंग में हुआ क्या, कैसे आया, क्या क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें और करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, तो प्लीज़ इसे अच्छे से देखिए। उसके बाद हम रेगुलर में जब इसकी क्लासेस लगाएंगे तो हमें चीज़ें जब लिंकअप के साथ चलाएंगे हम लोग, तब हमें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बैंकिंग क्या है। बैंकिंग दो वर्ड आएंगे यहाँ पे, आएगा एक तो आपका बैंक, ठीक है, सेकंड वन आएगा आपका बैंकिंग, ठीक है। देखिए मैंने आपको जब हमने कम्युनिकेशन किया है या उससे पहले हमने और जो 2-3 टॉपिक्स किए हैं, मैंने आपको बताया है जहाँ पे भी ING आ जाए वो एक क्या है, वो आपका एक प्रोसेस है। क्या है वो? एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है ना, किस चीज़ का, जिस भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। अब जहाँ पे हम अगर बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो बैंक करने का प्रोसेस, अभी हमें पता नहीं कि बैंक क्या है या बैंकिंग क्या है, अभी नहीं पता, ठीक है। अभी हमने सिर्फ 2 वर्ड सुने हैं, बैंक एंड बैंकिंग। अब ये है क्या, क्या काम करता है, कैसे करता है, वो हम अभी सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए आपके पास एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक है, मान लीजिए SBI। ये क्या है? ये एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये बैंक काम क्या करता है, काम क्या करता है, अभी हम काम पढ़ते हैं उसमें, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे एक्चुअल में है क्या चीज़ और कैसे कैसे ये आई, ठीक है। तो SBI क्या है? SBI एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये बैंक काम क्या करेगा? ये पब्लिक है, ये क्या है? ये पब्लिक है। ये पब्लिक क्या है? पब्लिक इसको आगे पैसा देती है, ठीक है, इसको आगे पैसा देती है, ये सबसे पैसा लेता है। इसके पास क्या है? इसके पास भंडार है पैसों का, यहाँ पे बहुत सारा भंडार है, ठीक है। अब ये क्या करता है आगे? ये आगे लोगों को लोन भी देता है। क्या करता है? लोन देता है। जब आप कई बार जाते हो, आपको कोई नया बिजनेस सेटअप करना है, आपको हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आपको लोन लिया जाता है, ठीक है, हाउसिंग लोन जिसे आप कहते हैं। तो क्या करता है बैंक? लोगों से पैसा लेता है और लोगों को पैसा देता है, जिसे हम कहते हैं लैंडिंग करना, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब इसको हम सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया, अब इसको वैसे हम देखें तो क्या होगा। देखो अब मैं आपको बताऊं कि बैंक जो है, बैंक क्या है? बैंक इनसे पैसा ले रहा है। किससे पैसा ले रहा है? इन लोगों से पैसा ले रहा है, मतलब पब्लिक से पैसा ले रहा है। तो इनके लिए क्या हुआ कि ये एसेट है, यहाँ पे इन्होंने अपने क्या है, यहाँ पे इन्होंने अपनी मनी इनको दे दी, बैंक को दे दी, पब्लिक ने अपनी मनी बैंक को दे दी, ठीक है। तो क्या ये जो मनी दी है ये पब्लिक के लिए असेट है या नहीं है ना? तो ये क्या है? ये पब्लिक के लिए असेट्स है। मगर साथ साथ ये देखा जाए कि ये जो मनी पब्लिक से बैंक ने ली है, समझिए, जो मनी पब्लिक से बैंक ने ली है वो बैंक के लिए क्या है? पब्लिक के लिए तो वो एसेट ही है, क्योंकि वो उनका पैसा है। बैंक के लिए क्या वो लायबिलिटी होगी या नहीं होगी? बैंक के लिए वो लायबिलिटी होगी ना। तो बैंक की जो लायबिलिटी है वो उसे पूरी करनी पड़ती है। अब लायबिलिटी यहाँ पे 2 तरीके से होती है, और इस लायबिलिटी को बैंक क्या कहता है? NDTL। क्या कहता है? NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम और टर्म लायबिलिटी, ठीक है। 2 तरीके से हैं, नेट डिमांड एंड टर्म और टाइम, टर्म भी कह सकते हैं और टाइम भी कह सकते हैं लायबिलिटी, ठीक है। ये क्या है? ये सारी चीजें हैं। अब हम इसको धीरे धीरे कवर करते हैं। पहले हम आते हैं किस पे? देखिए बैंकिंग पे। अब हम पढ़ते हैं पहले बैंकिंग है क्या। देखिए बैंकिंग क्या है आपका? बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग। मैंने आपको बताया कि बैंक जो है SBI, एग्जाम्पल में हमारे क्या है? SBI है। तो हमने क्या किया? SBI जो क्या कर रहा है? पब्लिक से पैसा ले रहा है। क्या कर रहा है? पब्लिक से पैसा ले रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, है ना।
पब्लिक से पैसा लेके पब्लिक को पैसा दे रहा है या फिर इन्वेस्ट कर रहा है किसी ना किसी चीज में, ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज द विड्रॉएबल बाय द चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वो जो मनी पब्लिक ने बैंक को दिया वो तो पब्लिक के लिए एसेट हुई मगर बैंक के लिए लायबिलिटी हुई। तो जब भी पब्लिक उनसे डिमांड करेगी, चाहे वो चेक के थ्रू हो, चाहे वो ड्राफ्ट के थ्रू हो, चाहे वो ऑर्डर के थ्रू हो, उस टाइम पर बैंक को वो पैसा पब्लिक को प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा, वो प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग जस्ट नॉर्मल चीज है कि वो एक्सेप्ट करता है किस चीज के लिए, लैंडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किस चीज को, डिपॉजिट्स ऑफ मनी। ठीक है, मनी को डिपॉजिट करता है फ्रॉम द पब्लिक रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, जिसको विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, विड्रॉएबल बाय द चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू या फिर ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, अब ये बैंकिंग, अब जैसे हमने बैंकिंग पढ़ा कि बैंकिंग है क्या, बैंक हमने पढ़ लिया, बैंक एक ऐसी जगह है जहां पे ये ट्रेड्स होते हैं, यहाँ पैसों का लेन देन होता है। ठीक है, ट्रेड नहीं कहूँगा, पैसों का लेन देन होता है, वहाँ उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, बैंक कहेंगे। जो ये प्रोसेस है पूरा, पैसों का लेन देन कैसे हो रहा है, एक जगह से पैसे आ रहे हैं, एक जगह पे पैसे लोन के थ्रू दिए जा रहे हैं, लोन के ठीक है एज लोन दिए जा रहे हैं या फिर इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बैंकिंग कहेंगे। अब हर एक बैंक कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। किसमें? कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। तो बैंकिंग कंपनी, ठीक है, बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। अब हमने बैंकिंग पढ़ लिया, बैंकिंग क्या है, एक्सेप्ट करना किस चीज को, डिपॉजिट्स को, किस चीज के लिए, लैंडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकिंग करना। अब ये बैंकिंग किस फॉर्म में होना चाहिए, ये आपके फॉर्म में होनी चाहिए, किसमें, आप जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो बैंकिंग होनी चाहिए, मतलब कंपनी की फॉर्म में होनी चाहिए, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए कोई भी बैंक। ठीक है, अब जो बैंक्स होंगे वो आपने कभी देखा होगा, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं 2-3, जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बैंक लगा रखा है, जब हमारा 1921 में पढ़ा तभी हम आगे पढ़ेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है ना, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक वहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया, या फिर OBC हम कहें तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बैंक यूज़ किया। तो उन बैंक्स को इन एक्ट्स में जो हमने बात करी, तो इनमें इनको बैंक, बैंकर और बैंकिंग कंपनी इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने मैंडेटरी हैं। कोई भी और बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी और बिजनेस, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो और किसी भी तरह की कंपनी हो जो ट्रेडिंग कर रही है या मनी में काम कर रही है, लेकिन अगर वो बैंकिंग के काम कर रही है, बैंकिंग के भी हम क्या काम हैं वो पढ़ेंगे, फंक्शंस क्या हैं उसके वो सारे पढ़ेंगे। तो वो जो बैंकिंग के काम कर रही है वो सारे, मतलब बैंकिंग काम में एक मेन अगर हम देखें बेसिक चीज़, तो क्या चीज़ है कि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं और पब्लिक को ही पैसा दे रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये आपकी बैंकिंग नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल चीज़ है बैंकिंग का। तो अगर आप इस तरह का कोई भी काम कर रहे हैं और आपका जो काम है या आपकी जो कंपनी है वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो आपकी कंपनी को बैंक, बैंकर और बैंकिंग कंपनी जैसे वर्ड्स यूज करने मैंडेटरी होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बैंक, बैंकिंग कंपनी और इनके वर्ड्स क्या 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 हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी एक बैंक पैसा लेता है, किससे, पब्लिक से पैसा लेता है, ठीक है, पब्लिक से पैसा लेगा और आगे वो इन्वेस्ट करेगा या फिर उसको लैंड करेगा। ठीक है, अब इन्वेस्ट और लैंड अगर हम एक बार छोड़ दें, ठीक है, तो आपके पास दो चीजें आएंगी। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे ये पब्लिक ने पैसा दिया, तो पब्लिक के लिए तो हुई क्या, एसेट हुई, और बैंक के लिए क्या हुई, वो लायबिलिटी हुई, है ना। अब इस लायबिलिटी की हम मेनली यहाँ पे बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि इस लायबिलिटी को बैंक एक अलग नाम से बुलाती है, उसको क्या कहते हैं, NDTL। क्या कहते हैं, NDTL, नेट लायबिलिटी एंड टर्म और टाइम लायबिलिटी। डन। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो डिमांड लायबिलिटी, क्या होगा, एक तो होगा आपका डिमांड लायबिलिटी और सेकंड वन क्या होगा आपका टाइम या फिर टर्म लायबिलिटी। ठीक
ठीक है। अब देखिए डिमांड, डिमांड देखो वर्ड पे जाओ आप, डिमांड जब भी आपने डिमांड करी, क्या हुआ, जब भी आपने डिमांड करी, मतलब जब भी पब्लिक ने बैंक से डिमांड करी कि सर मेरा पैसे दो, ठीक है, वो अपना गया, अपना बढ़िया चेक चेक लेके गया या अपना नॉर्मल जस्ट गया वहां पे बैंक के अंदर और जस्ट उसने विड्रॉल स्लिप भरी और गया, ओ बैंक ला मेरे पैसे दे। अब उसने क्या किया, डिमांड किया, तो डिमांड उसकी फुलफिल करनी भी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब उसने कहा ना, ओ बैंक ला मेरे पैसे ला, तूने मेरे से पैसे लिए थे, ये तेरी लाइबिलिटी है और ये मेरी एसेट है और ये मैं ले सकता हूं, कभी मर्जी ले सकता हूं, है ना। तो ये क्या चीज हुई, ये उसकी टर्म लाइबिलिटी हुई, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, ये बैंक की लाइबिलिटी हुई है। वो लाइबिलिटी किस तरह से होती है, एक तो आप अपने जो पैसे हैं वो कहाँ पे, सेविंग अकाउंट में, कहाँ पे, अपने सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं, और दूसरा आप कहाँ कर सकते हैं, आपके करंट अकाउंट में। देखिए अब ये दो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, एक होगा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जहां पे ट्रांजैक्शंस पे रोक लगी होती है थोड़ी, ठीक है, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। अभी हम पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार ऊपर से बता दूं, देखो सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो नॉर्मल कोई भी बंदा खुलवा सकता है, ठीक है। आप डेली ट्रांजैक्शंस नहीं करते, आप कभी कभार ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, जब भी कोविड से हम पहले की बात करें तो हमारे पास जो 5 ट्रांजैक्शंस कर सकते थे हम पर मंथ, तो उस पर एक रोक लगी थी, मगर अब कोविड के दौरान इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी हैं। तो सेविंग अकाउंट में क्या होगा, सेविंग अकाउंट में आप लोग अपने अकाउंट बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, नॉर्मल से कंडीशन से खुलवा सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी कि आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है। नॉर्मल जाओ और अपने को एक सेविंग अकाउंट का फॉर्म फिलअप करके और उनको देना होता है, ठीक है। मगर ये चीज़ आप करंट अकाउंट में नहीं करवा सकते। करंट अकाउंट मेनली बिजनेस पर्पसेज के लिए होता है। करंट अकाउंट खुल तो किसी का भी जाएगा जो बिजनेस कर रहा है, मगर उसमें ट्रांजैक्शन, उसमें फिर फाइन भी लगता है अगर आप लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आती हैं, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट में सबसे बड़ी बात क्या होती है, सेविंग अकाउंट में आपको मिलता है क्या, इंटरेस्ट मिलता है। जो भी आपने सेविंग कर रखी है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नाम की कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। आपके पास चाहे उसमें 1 करोड़ पड़ा हो, चाहे आपके पास 10 करोड़ पड़े हों, आपको उसमें एक भी पैसे का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, जब आपने डिमांड कर ली। क्या कर ली, जब आपने डिमांड कर ली। ये लाइबिलिटी थी ना, NDTL है ना, तो डिमांड लाइबिलिटी या फिर टर्म लाइबिलिटी, तो ये दोनों कहां से हो सकती है, करंट अकाउंट से या फिर सेविंग अकाउंट से। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए हम इसको याद कर सकते हैं कासा से, ठीक है, कासा। अब ये ना कासा वर्ड ये आपको आप ध्यान रखना है, हम इस पे एक बैंक पढ़ेंगे, जो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट बैंक था वो था कासा, ठीक है। तो अभी हमको इससे भी याद कर सकते हैं कासा। अब देखिए, अब जो सेकंड है वो है टाइम या फिर टर्म लायबिलिटी। हमने पहले क्या पढ़ा, डिमांड लायबिलिटी। डिमांड में हमने 2 चीजें पढ़ी, कौन कौन सी थी, अपनी करंट अकाउंट से या फिर सेविंग अकाउंट से। अब टर्म एंड टाइम लायबिलिटी में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे FD और एक पढ़ेंगे RD, ठीक है। आपने नाम सुना होगा FD और RD का। देखिए FD क्या होता है, FD में मान लो आपने 5 सालों के लिए 1 लाख रुपए, कितने, 5 सालों के लिए आपने वहां पे उनको दे दिए, ठीक है। अब 1 लाख रुपए दे दिए, अब आपने को कुछ नहीं करना, आप जाओ अपना घर पे आराम से सो। आपको 5 साल बाद क्या क्या मिलेगा, एक तो 1 लाख मिलेगा, प्लस में 5 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो हुआ आपका क्या, ये तो हुआ आपकी FD, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं RD। अब RD क्या होती है, RD भी इसी तरह की होती है, रिकरिंग मतलब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे भी जो है वो, मान लो आपने यहाँ पे 10 लाख करे थे, इसमें पर 10 लाख लेते ताकि दोनों का सेम हो जाए एग्जाम्पल, ठीक है। तो FD में क्या हुआ, FD में आपने 10 लाख जो है सबमिट करवाए थे, मतलब अपने सेविंग अकाउंट में, आपने बैंक को दिए थे, FD करवाई थी अपनी फिक्स डिपॉजिट्स, 5 साल के लिए आपने इकट्ठे 10 लाख दे दिए और आपको 5 साल बाद आराम से 10 लाख तो मिलेंगे, प्लस में 5 साल का क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो नॉर्मल बात है, ये FD की है। मगर जब आप RD कराते हैं ना, तो RD में एक अलग चीज हो जाती है, और RD में अलग चीज ये होती है, आपने कराने तो 10 लाख ही हैं, लेकिन वहां पे जिस तरह आपने 1, 2,
3, 4 और 5। तो हर साल आपने क्या किया, हर साल आपने 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख हर साल आपने पे करे। आपने इकट्ठे 10 लाख नहीं दिए, आपने क्या किया, आपने 2-2 लाख हर साल 2-2 लाख दिए। और अब आपको क्या मिलेगा 5 साल बाद, आपको एक तो 10 लाख मिलेगा, प्लस में 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले 2 लाख पे मिलेगा, फिर 4 लाख पे मिलेगा, फिर उसके बाद 6 लाख पे, फिर 8 पे और फिर 10 पे मिलेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट शुरुआत से ही 10 लाख पे मिलेगा। अब बताइए, क्या बैंक को एफडी में फ़ायदा है या फिर आरडी में फ़ायदा है? सोचिए, खुद सोचिए। देखिए, एक तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 लाख इकट्ठे आ रहा है, यहाँ पे 2-2 करके आ रहा है। फायदा कहाँ है, 10 लाख में या 2-2 लाख में? 10 लाख में फायदा हुआ ना। क्यों? क्योंकि बैंक के पास अब 10 लाख आपने एक बार पे कर दिए, अब 5 साल में बैंक कहीं भी कैसे मर्जी इसका यूज करे और 5 साल बाद आपको आके ये पैसा आपको दे देगी, विद इंटरेस्ट देगी। लेकिन यहाँ पे घाटा क्यों है? घाटा तो यहाँ पे भी नहीं है, मतलब आरडी में भी। आरडी में बस ये है कि आपको बैंक को क्या है, 2-2 करके मिल रहे हैं, है ना, 2-2 करके मिल रहे हैं। अब 2-2 करके मिलेंगे तो उनको वेट करना पड़ेगा कि कहाँ हम लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो इस कारण एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो होता है आपका ज्यादा। समझ रहे हो? एफडी का जो इंटरेस्ट होगा वो हमेशा आपका ज्यादा रहेगा, किससे? आरडी से। एफडी का इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा रहेगा आरडी से। ठीक है, अब अपन यहां पे 4 चीजें पढ़ी। 4 चीजें कौन कौन सी पढ़ी? एक तो पढ़ी हमने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइम में एफडी और आरडी। एफडी और आरडी में हमने डिफरेंस पढ़ा। अब इसमें छोटी सी एक चीज है, मैं ये कट करके ना हल्का सा आपको लिखवा दूं, एक सेकंड, बस इतना में ही। देखो, आपने एक छोटा सा ये डायग्राम बना लेना, छोटी सी चीज है। पहले तो करंट अकाउंट लिखिए, फिर ऐसे करके, मतलब लेस देन आपका सेविंग अकाउंट आएगा, फिर लेस देन आपका आरडी आएगा और लेस देन आपका एफडी आएगा। ठीक है, अब ये मतलब क्या है इसका? देखिए, मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसका मतलब यहाँ पे 0 इंटरेस्ट है। सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, किससे? सेविंग अकाउंट से। और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है आपका? एफडी में। एफडी में क्यों? क्योंकि आपने 10 लाख इकट्ठे पे कर दिया, तो आपको 10 लाख पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न ये है कि बैंक को एक तो डायरेक्ट इकट्ठे 10 लाख मिल रहा है, वो कहीं भी अपना इन्वेस्ट करे, और 10 लाख पे आपको भी तो कंपाउंडिंग हो के ही इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको, शुरुआत वाले साल से ही। जब भी आपने किया, मतलब फर्स्ट ईयर से, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपको 10 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपको अगर आरडी में कंपेयर किया जाए तो आपको उस टाइम पे सिर्फ 2 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ज्यादा फायदा आपको कहाँ पे हुआ? एफडी में फायदा हुआ। इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम बनवाया। और ये डायग्राम याद रखना, सीए बोले तो करंट अकाउंट में आपको 0 इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा ज़्यादा, रिकरिंग डिपॉजिट में आपको और थोड़ा ज़्यादा, और एफडी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, देखिए बैंक की। मैंने आपको एक चीज़ बता दी पब्लिक से। देखो, अब यहाँ पे अपन नया चीज़ करते हैं। देखो, ये है बैंक अपना, ठीक है, क्या है ये? अपना बैंक है। अब बैंक के पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा? पहली बात तो आएगा पब्लिक से, दूसरा आ सकता है आरबीआई से, तीसरा आ सकता है किसी अदर बैंक से। ऐसा हो सकता है ना, अदर बैंक भी तो दे सकता है, आरबीआई भी तो पैसा देता है कि नहीं देता? देता है ना। तो वही बात करते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए, अब मैंने आपसे 3 चीजें देखी कि आपके पास या बैंक के पास पैसा आ कहाँ से सकता है, पैसा कहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास, आपने बताया कि सर हमारे पास पैसा कहाँ से आ सकता है। एक तो आ सकता है हमारे पास पब्लिक से, दूसरा आ सकता है हमारे पास आरबीआई से, और तीसरा कहाँ से आ सकता है हमारे पास? अदर बैंक से। ठीक है, तो देखिए, अब मैंने पब्लिक से जो आया, पब्लिक का मैंने आपको बता दें, यहाँ पे वो क्या यूज करते हैं? NDTL। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम टर्म लायबिलिटी। ठीक है, डिमांड में हमने क्या क्या पढ़ लिया? अपना सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, और टाइम और टर्म लायबिलिटी में हमने क्या पढ़ा? अपना एफडी और आरडी पढ़ा। ठीक है, तो हमारी 4 चीज कंप्लीट होगी। तो हमने पब्लिक अभी यहाँ पे पढ़ने की नीड नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं
अदर बैंक की देखिए, अब अदर बैंक्स की हम बात करें, जब भी एक बैंक से दूसरे बैंक को पैसा दिया जाता है तो उस मनी को, उस पैसे को हम क्या कहते हैं, कॉल मनी। आपने पढ़ा होगा इसको, जब बीकॉम में पढ़ा हो आपने कभी, या बीकॉम वाले बच्चे अभी नए हैं तो अब एक टर्म है कॉल मनी। क्या टर्म है? कॉल मनी। और किस रेट पे दिया जाएगा, जिस रेट पे इस कॉल मनी को दिया जाएगा उस रेट को हम क्या बोलते हैं? कॉल रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल रेट बोलते हैं। ठीक है, तो एक बैंक जब देखो, एक बैंक है एसबीआई, एक बैंक है पीएनबी। पीएनबी के पास क्या हुआ, पैसों की होगी शॉर्टेज, है ना, उनके पास शॉर्टेज होगी, वो भागा गया पीएनबी भाई मेरे पास ना पैसे की कमी होगी, प्लीज़ मेरे को पैसे दे दे, मेरे ना ऐसे कस्टमर भागे जा रहे हैं। अब पीएनबी बहुत रो के भागा है। एसबीआई कहता अरे चल चल चुप हो जा, शांत रह, पानी पी, बैठ जा। हाँ, मेरे को बता प्रॉब्लम क्या है। तो उसने बताया कि भाई मेरे ना ऐसी बात होगी, कस्टमर मेरे भागे जा रहे हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, अब मेरे को ना एक काम करो, मेरे को थोड़े से टाइम के लिए पैसा दे दो, मैं ना 10 दिन बाद पक्का, माँ कसम मैं 10 दिन बाद पक्का आपको पैसा लौटा दूंगा। कहता है चल ठीक है, तू माँ कसम खा रहा है तो तू यूँ कर, तू ना थोड़े टाइम के लिए पैसा मेरे से ले जा, कोई बात नहीं, फिर लेकिन दे दियो पक्का, तूने माँ कसम खाई नहीं, देख ले तेरे जूत बहुत पड़ेगी। ठीक है, मैं फिर दिक्कत हो जाएगी तेरे को आगे, फिर तेरे पता ही है। ठीक है, तो कहता चलो ठीक है, मैं पक्का माँ कसम मैं दे जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या बात आई, जब 1 से 14 दिन के लिए आप किसी एक बैंक से, मतलब एसबीआई ने जब 14 दिन के लिए पीएनबी को पैसा दे दिया, तो उस पीएनबी को पैसा देने वाला जो मनी है, उस मनी को हम क्या कहेंगे? कॉल मनी कहेंगे। और जिस रेट पे दिया जाएगा उस रेट को हम क्या कहेंगे? कॉल रेट कहेंगे। ठीक है, कॉल रेट। अब ये दो चीजें होगी, पब्लिक की और अदर बैंक की। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं अभी आरबीआई अपा नहीं पढ़ेंगे, जस्ट नॉर्मल बात सुन लीजिए कि आरबीआई से भी पैसा आता है। ठीक है, लेकिन अब आरबीआई का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लैंडिंग, अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक लैंडिंग वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप लोन दे रहे हैं, मतलब बैंक जो है वो पब्लिक से पैसा ले रही है, या बैंक के पास कहीं से भी किसी भी फर्दर जगह से पैसा आ रहा है, तो क्या है वो? कॉल रेट। अब देखो, मैंने आपको 3 चीजें बता दी कि आरबीआई। ठीक है, अब आरबीआई का अलग से टॉपिक जब पढ़ेंगे, पूरा आरबीआई कहाँ से सेटअप हुआ, कैसे हुआ, क्या ये करता है, क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे क्या काम है, क्या सब, वो सब पढ़ेंगे अपा। ठीक है, तो आरबीआई का अपा अलग पढ़ेंगे। बस नॉर्मल चीज है कि बैंक क्या है, बैंक पैसा कहाँ से ले रहा है। ठीक है, बैंक पैसा ले लेके लेंडिंग कर रहा है। ठीक है, लैंडिंग मतलब कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, एक तो होगा वो लोन प्रोवाइड कराएगा लोगों को। ठीक है, इंटरेस्ट लेगा, क्यों? लोन देगा तो इंटरेस्ट लेगा उनसे। ठीक है, लोन का अमाउंट तो लेगा प्लस में इंटरेस्ट भी लेगा। एक क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट भी करता है। ठीक है, अपने पढ़ी ना बैंकिंग की, सबसे पहले देखो, सबसे पहली चीज पढ़ो बैंकिंग की, जो अपन ने पढ़ी थी, बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। क्या पढ़ा था? लैंडिंग करना है और इन्वेस्टमेंट करना, है ना। तो वही चीज है, यहाँ पे लैंड कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है, दो चीजें करता है। अब एक चीज क्या करता है, रिजर्व भी करता है। ठीक है, अब रिजर्व क्या करता है, अब रिजर्व में बात आती है, तो रिजर्व क्या करेगा, अपन ने पढ़ी एनडीटीएल, है ना। देखो, आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया, आपने आरडी करवाया, एफडी करवाया, आरडी करवाया, ठीक है, आपको 5 साल बाद आपने पैसा लेना है, कोई बात नहीं। ठीक है, मगर जो सेविंग अकाउंट वाले पर्सन हैं, या जो फिर करंट अकाउंट वाले पर्सन हैं, वो तो कभी भी आ सकते हैं, वो तो 10 बजे बैंक खोलते भी आ सकते हैं, है ना। और वो क्या होगा, क्या कभी भी आके अपना पैसा लेके जा सकते हैं। अब देखिए, अब आपका जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट वाले, वो तो कभी भी आ सकते हैं, वो रात को भी आ सकते हैं एटीएम से पैसा निकालने आपके सेविंग अकाउंट से। ठीक है, तो क्या है, ये बैंक्स को ना कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, वो किस तरह के रिजर्व मेंटेन करता है, एक तो करेगा वो सीआरआर और एक करेगा वो एसएलआर। सीआरआर बोले तो कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर बोले तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो आपको 2 चीजों में आप ये करके रखोगे, एक तो रिजर्व करोगे, एक तो सीआरआर और एक एसएलआर। ठीक है, अब देखिए, अब सीआरआर और एसएलआर कैसे, जब भी बैंक होगा ना, वो अपने पास रखेगा पैसा, कैसे कैसे,
SLR तो रखेगा लिक्विड फॉर्म में अपने पास। ध्यान से सुनना, जो SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होगा, ये इसका ये अमाउंट ये अपने पास रखेगा किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अब वो लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म का मतलब है या तो वो कैश की फॉर्म में होगा, या तो वो किसके फॉर्म में होगा, कैश के फॉर्म में होगा, या फिर वो अप्रूव्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज में होगा। किसमें, अप्रूव्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, या फिर वो गोल्ड में होगा। ठीक है, अगर ये इन तीनों चीजों में पैसा रखता है तो उसे क्या कहा जाएगा, SLR कहा जाएगा। अगर वो इन तीनों के अलावा किसी चीज में पैसा रखता है तो उसे हम नॉन SLR में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना SLR का, जो बैंक अपने पास रखेगा, एक रिजर्व, एक ऐसा रिजर्व जो अपने पास ही रखेगा लिक्विड फॉर्म में। एक आता है CRR बोले तो कैश रिजर्व रेशियो, जो अमाउंट, वो अमाउंट रिजर्व का वो अमाउंट जो बैंक एक पोर्शन RBI को भेजेगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कि आपके पास 100 रुपये आपको रिजर्व रखना था, तो 100 में से मान लो कि 75 रुपये तो उसने खुद ने अपने पास रख लिया SLR की फॉर्म में। ठीक है, वो चाहे कैश में हो, चाहे वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में हो, चाहे वो गोल्ड में हो। और जो 25 रुपये हैं वो किसको देगा, वो देगा ये RBI को, कि हाँ भाई RBI रख, कल को बाई चांस मेरे पास से 75 रुपये जो है वो चोरी हो जाते हैं या कैसे भी हो जाते हैं, या मेरा बैंक डूब जाता है, तो कम से कम तू 25 रुपए के हिसाब से मेरे जो कस्टमर्स हैं उनको, उनकी कुछ तो मदद कर सके। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बेचारे वो उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो, कुछ % तो मदद कर सके। तो वो बात आती है। तो यहाँ पे जो बैंक होते हैं वो दो तरह के रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं, एक होता है वो CRR और एक होता है SLR। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ी, बैंकिंग का ये सारा पोर्शन ही है। ठीक है, तो पब्लिक से वो जो है बैंक पैसा लेता है और आगे क्या करता है, वो लैंड करता है या फिर इन्वेस्टमेंट करता है। और तीसरी चीज क्या आती है, आपकी रिजर्व आती है। अब रिजर्व में किस तरह की रिजर्व आते हैं, एक तो वो रिजर्व करेगा CRR की फॉर्म में, एक करेगा SLR की फॉर्म में। और पब्लिक से जब वो लैंड क्या नाम पैसा लेता है बैंक, तो वहां पे हम पढ़ते हैं NDTL में हमने दो चीज पढ़ी थी, क्या क्या, डिमांड लाइबिलिटी और फिर या फिर टर्म एंड टाइम लाइबिलिटी। अब लास्ट पोर्शन पे आते हैं। देखिए, अब ये जो बैंक, इतनी देर से बैंक, बैंकिंग, फलाना ढिमकाना ये पढ़ते आ रहे हैं, है क्या बैंक, क्या है बैंक, एक ऐसा वर्ड है जो कहाँ से आया है, आपका ग्रीक वर्ड से बैंक्वी या फिर बैंक्वी। ठीक है, ठीक है, तो ये वर्ड से आया, इसका कोई ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। अब जो मेन बात है वो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। जो फर्स्ट बैंक है, वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक, देखिए मैंने बताया था आपको कासा, अपन ने वैसे तो याद किया था करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, लेकिन अपन यहाँ से पढ़ेंगे कासा। बोले तो कासा डी सैन जियोर्जियो 1148 में वर्ल्ड का पहला बैंक था ये। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके SSC के एग्जाम्स में, नेट के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, या कॉमन नॉलेज है ये आपकी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक है वो कासा डी सैन जियोर्जियो है, वो कब आया था, 1148 में आया था। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट पब्लिक बैंक क्या था, बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ वेनिस 1157 में, 1157 में ये बैंक बना था, बैंक ऑफ वेनिस। उसके बाद जो फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट बैंक जो आया था, वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इंडिया का फर्स्ट बैंक जो है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, और ये आया था 1770 में। तो अगर हम देखें तो ये तीन मेन चीजें हैं। और अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो यहां से ये पॉइंट है ना 1770, यहां से इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो बैंकिंग की शुरुआत हुई थी वो 1770 में हो चुकी थी। 1770 में बैंकिंग की शुरुआत हो चुकी थी इंडिया में, बैंक्स खुल चुके थे। वो बात अलग है कि ये आगे जाके खत्म हो गया था, इसको बंद कर दिया गया था, बहुत ज्यादा लॉस में गया था। लेकिन आज के टाइम पे भी देखो बैंक कितने ज्यादा हो चुके हैं, अब नेशनलाइज्ड हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में सिर्फ 3 बैंक ऐसे रह जाएंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे, बाकी सब प्राइवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप बेसिक चीज कर रहे हैं। अब जाके इनको ये चीजें है ना, इनको जब रिवीजन आप कर लोगे तो आपका लिंक अच्छा बन जाएगा जब आप आगे जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपन क्या करना है, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक कौन सा, कासा डी सैन जियोर्जियो 1148 में, फर्स्ट पब्लिक बैंक बैंक ऑफ वेनिस 1157 में, और फर्स्ट बैंक इन इंडिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान में 1770 में आया था। ठीक है,
तो आज अभी हमने क्या पढ़ लिया, अपने बैंक वाले सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। अब इसके मेनली अब बात करेंगे किसके नॉर्मल से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डीलिंग इन मनी, अभी हमने पढ़ा था मनी में डील करता है, बिल्कुल करता है। कैसे करता है? पब्लिक से पैसा लेता है और पब्लिक को पैसा देता है एज लोन। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, बिल्कुल करता है, पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करता है, ठीक है। फिर गिविंग एडवांस, एडवांस देता है, बोले तो लोन देता है। पेमेंट एंड विड्रॉल्स, बिल्कुल करता है, आप कभी भी जाओ अपने विड्रॉल्स करवाने आपको करके देगा। एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज करता है, ये पॉइंट आप संभाल के रखना, इसको आप अलग से फंक्शन में पढ़ेंगे। बाकी आपको बता दूं, एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज का मतलब है, एजेंसी मतलब एज एजेंट काम करता है, मतलब वो काम जो कस्टमर को करने चाहिए वो कस्टमर के बिहाफ पे बैंक कर देता है, ठीक है। तो वो क्या है आपके एजेंसी सर्विसेज, या और यूटिलिटी सर्विसेज करता तो कस्टमर ही है, लेकिन उसको अलग तरीके से कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा देता है बैंक, ठीक है। कनेक्टिंग किससे है? लिंक बिटवीन दी बोरोइंग एंड लेंडिंग, ठीक है। ये बैंक है आपका, यहां से पब्लिक से पैसा ले रहा है, यहां पे पब्लिक को पैसा दे रहा है, ठीक है। ये काम करता है, ये क्या है? लिंक बनाता है किसके बीच में? आपका जो बोरोवर है या फिर जो लेंडर है, ठीक है। और बैंकिंग बिजनेस करता है, बैंकिंग बिजनेस मतलब जो पैसों में लेन देन करता है ना, अपने पढ़ा ना कंपनी एक्ट में वो रजिस्टर होना चाहिए। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो मेन उठ के बात आई, यहाँ पे एक एक्ट बना हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 1949, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये बैंक्स पे लगता है, ठीक है। इतनी सी चीज बताऊंगा, फिर आप इसका लिंक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसका पूरा प्रॉपर करेंगे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्यों आया, कैसे आया और उसका काम क्या है, कैसे कैसे बनेगा। तो अभी अपन अगर आप देखें, अब बैंक्स पे कितने एक्ट लगेंगे, एक तो आपका लगेगा कंपनी एक्ट तो लगेगा, प्लस में आपका कौन सा लगेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अभी अपन देखो शुरुआत से एक बार देख लेते हैं हल्का सा रिवाइज। अपन ने बैंक और बैंकिंग कंपनी के बारे में पढ़ा, उनको कौन कौन से वर्ड यूज करने चाहिए। उसके बाद फिर जब लैंडिंग करता है तो एनडीटीएल के बारे में पढ़ा, सेविंग और करंट। उसके बाद टाइम में हमने पढ़ा एफडी आरडी। उसके बाद कहाँ कहाँ से पैसा आता है वो देख लिया, और रिजर्व में आपका किस तरह मेंटेन करते हैं? सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये आया कहाँ से? पहला वर्ल्ड का बैंक, पहला पब्लिक बैंक वर्ल्ड का, और पहला इंडिया का बैंक कब आया? 1770 में आया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और कैरेक्टरिस्टिक अपन ने सारे देख लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो जितनी हो सके वो शेयर कीजिए, और टेलीग्राम के जो चैनल है वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको जाके जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें टाइम टू टाइम आपकी क्विज़ेस होते रहते जिससे आपकी रिवीजन प्रॉपर हो सके, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।